नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने वाली है। निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और बेहतर संसाधन सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे। हाईटेक तकनीक से बच्चे गणित के कठिन सवालों का आसानी से जवाब देंगे। ऑडियो विजुअल हाईटेक तकनीक से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलेगी। दरअसल सरकारी स्कूलों में लगातार गिरती शिक्षा की गुणवत्ता और कम होती छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसके लिए स्कूलों के भवनों के जीर्णोद्धार से लेकर भवनों के सौंदर्यीकरण के साथ शिक्षा प्रणाली को हाईटेक करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बात काशीपुर की करें तो यहाँ के 35 स्कूलों को हाईटेक तकनीक से जोड़ दिया गया है। आधुनिक उपकरणों से लैस लैब तैयार की गई है, जिससे बच्चे आसानी से गणित के कठिन सवालों को बारीकी से समझ सकेंगे। काशीपुर के GGIC में आधुनिक लैब से बनाई गई है। दीवारों की पेंटिंग से लेकर प्रोजेक्टर के जरिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए गए हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह टच स्क्रीन वाले डिस्प्ले बोर्ड ने ले ली है और खेलों के जरिए भी बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से बच्चे गणित को खेल सामान्यतः ये होता है कि हमारे बच्चों को गणित समझने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जो सीखने का एक तरीका है कि बच्चा उसको देखे, छुए, उसको उसके बारे में जाने और उसके बाद उसके दिमाग में एक छवि बनती है किसी भी विषय की। तो सामान्यतः गणित की संकल्पनाओं में ऐसा नहीं हो पाता। तो ये पहली डिजिटल मैथमेटिक्स लैब है जो नीति आयोग द्वारा प्रदत्त फंड से बनाई गई है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, लगातार अगर हम देखें तो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब जिस तरह से स्कूलों की सूरत बदलने का दावा किया जा रहा है, तो क्या आपको भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और अगर धरातल पर देखें तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और क्या ये संभव होता नजर आ रहा है? उत्तराखंड लेवल पर शिक्षा विभाग की तो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीरें शिक्षा के मंदिरों की आई, वो जर्जर हालत में आई। कभी मकान टूटे हुए, कभी नीचे बैठे हुए बच्चे। टेक्नोलॉजी का कोई सवाल ही नहीं था। मतलब लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड तो छोड़िए, ब्लैक बोर्ड तक नहीं थे। जिसके बाद अब देखा गया कि काशीपुर में कुछ डिजिटल स्कूल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे 2 दर्जन से अधिक स्कूल डिजिटल हो चुके हैं। जिसके बाद लगातार सरकारी विद्यालयों की दशा चेंज होती रही है। और एक देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल को डेवलप कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। काशीपुर में जिस तरीके से स्कूल डेवलप हुए हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने कई बार अधिकारियों की इस काम को लेकर सराहना की है। सरकार के सहयोग से स्कूल डेवलप होते लगातार दिखाई दे रहे हैं। जी, अगर उत्तराखंड के स्कूलों की बात करें, जिस तरह से आपने भी बताया कि लगातार वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हमने जर्जर स्कूलों की बिल्डिंगें देखी, हमने ऐसे स्कूल भी देखे हैं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, और अब बात की जा रही है हाईटेक शिक्षा व्यवस्था की। मतलब अगर क्रिकेट की भाषा में मैं आपसे सवाल पूछूं तो डिफेंसिव अप्रोच थी, लेकिन एकदम से एग्रेसिव अप्रोच हो गई है। मतलब पहले गियर से सीधा छठे गियर में संभव होता हुआ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल। अगर बात करिए तो उत्तराखंड में काफी लंबे समय से शिक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रही सरकार हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। लगातार जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई तब से शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके से जर्जरी हालत में देखने को मिली है, जिसके बाद परिवर्तन होता हुआ शिक्षा में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। सब चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलती हुई दिखाई दे रही। लगातार जिस तरीके से अब स्कूल में डिजिटल होता जा रहा है। काशीपुर में एक स्कूल की बात करी जाए तो GGIC एक स्कूल हुआ करता था, जिसकी जर्जर हालत की कई बार मीडिया ने भी खबरें चलाई। अधिकारियों के संज्ञान में आया, मंत्रियों के संज्ञान में आया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उपखंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी के नेतृत्व में जिस तरीके से स्कूल की दुर्दशा चेंज हुई, लैब एक मैथ की एक लैब तैयार हुई, जिसकी बताया जा रहा है जो उत्तराखंड में पहली ऐसी लैब है जिसका पेंट भी लोगों को मैथमेटिक्स के सूत्र सिखाता हुआ दिखाई देगा। 3D 4 के टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सूत्र सवाल सिखाता हुआ दिखाई देगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता अजहर मलिक, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था भले ही हमेशा सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अब जो उत्तराखंड सरकार है वो स्कूलों की सूरत बदलने पर काम कर रही है। डिजिटल तकनीक के जरिए बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है ताकि बच्चों का विकास हो सके। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हरिद्वार की। दरअसल उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय जिला मेला चिकित्सालय में एसडीआरएफ फंड से आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया। बता दें कि आरटीपीसीआर लैब के निर्माण में 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 58 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उत्तराखंड वैक्सीनेशन के मामले में तीसरे नंबर पर है। धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का मकसद वैक्सीनेशन के मामले में उत्तराखंड को पहले पायदान पर लाना है। उन्होंने निर्धारित समयावधि में 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले गांवों को 3 लाख का इनाम देने की भी बात कही है। साथ ही बताया कि जिन जिलों में टेस्टिंग लैब नहीं है उनमें कोरोना जांच के लिए लैब स्थापित की जाएगी। धन सिंह रावत ने तीसरी लहर की संभावनाओं के बारे में कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है और जो भी इंतजामात हैं उनका समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस तरह की लैब क्या और जगह पे भी शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने हमको निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर से पहले हमको हर जिले में आरटीपीसीआर लैबों की स्थापना करनी है। और उसी क्रम में सबसे पहले हमने अभी हरिद्वार जिले में आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी। खबर में ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार पाल, जिस तरह से धन सिंह रावत वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने आरटीपीसीआर लैब का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी बरतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब माना जा रहा है कि तीसरी लहर भी जल्दी भारत में दस्तक देने वाली है। इसी की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी कमर कस ली है। वहीं 13 जिलों में आरटीपीसीआर लैब जो बनाई जाएगी, उससे पहले हरिद्वार में जो आरटीपीसीआर लैब बनाई गई है लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से लैब बनाई गई है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लाभ, ये जो लैब बनाई गई है आरटीपीसीआर जांच के लिए लैब जो बनाई गई है, आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी कोरोना को देखते हुए। जी सोहन। लेकिन चलिए, हरिद्वार की बात आपने की, लेकिन अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। लगातार जो हमने देखा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पर, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बदतर अवस्था में मिलती हैं। तो क्या पूरी तरह से तैयार सरकार नजर आ रही है? क्या जो पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नजर आ रही हैं? बिल्कुल, हम बात करेंगे अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहाड़ों में अभी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अगर दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों में अभी सुविधा मुहैया कराना थोड़ा मुश्किल बात हो जाता है प्रशासन के लिए। लेकिन जब से डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज संभाला है, जब से ही पहाड़ों की तरफ ही स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी 13 जिलों में जो आरटीपीसीआर लैब स्थापित की जाएगी और जगह जगह पर भी बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो आने वाले समय में इसका पूर्ण निस्तारण किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता राजकुमार पाल, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पौड़ी की, जहां पौड़ी विधानसभा के कलजीखाल ब्लॉक में विधायक मुकेश कोहली इन दिनों जनसंपर्क अभियान पर हैं। इस दौरान विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल मुकेश कोहली इन दिनों अपनी विधानसभा के भ्रमण पर हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान वे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सीरों भी गए। इस दौरान विधायक ने सबसे पहले बौसाल पुल का निरीक्षण किया। विधायक कलजीखाल ब्लॉक के मरगांव, सरालू, सीरों, भेटी गांव में गए और लोगों की समस्याएं सुनी।
लोगों का कहना है कि पहले जो विधायक बने वो क्षेत्र में नहीं आते थे, लेकिन मुकेश कोहली लगातार जनसंपर्क कर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम हमने जो है बौसाल जो पुल है उसका स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित जो विभाग है और प्लस उसमें जो ठेकेदार हैं उनको जो है निरीक्षण स्थल पर ही ये निर्देशित किया है कि जो इसको मार्च में पूरा होना है, इस पुल को वो मार्च में पूरा ना होकर जनवरी में, यानी कि 2 महीने पहले ही इस काम को जो है पूर्ण रूप से ख़त्म करना है। इसके अलावा आज आसवासियों के लगभग हम लोग जो है 16-17 गांव में गए हैं। बाजपुर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बैठक में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और कोरोना की तीसरी लहर के चलते आरोग्य मित्र बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्थापना दिवस मनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बड़े कार्यक्रम न कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही तीसरी लहर के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद आरोग्य मित्र बनाने का भी काम करेगा। परिषद की बैठक में ये एक प्रकार से क्रम से चलने वाली नियमित बैठक है। हमारे आगामी कार्यक्रमों की रचना जो तुरंत कार्यक्रमों ने उसकी बनी है। विश्व हिंदू का स्थापना दिवस कृष्ण जन्माष्टमी को होता है। इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव गांव-गांव तक मनाने वाले हैं। इस कोविड काल में बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोविड नियमों का पालन करते हुए ही हमें कार्यक्रम करने हैं, इसलिए छोटी छोटी संख्या के गांव स्तर पर हम कार्यक्रम लेने वाले हैं। बड़े कार्यक्रमों का अपने संगठन के लिए निर्णय किया है कि हम बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। छोटी छोटी संख्या के गांव स्तर के कार्यक्रम स्थापना दिवस के होने चाहिए। चमोली में चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के बाद अब पांडुकेश्वर और गोविंद घाट में भी लोग चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग बद्रीनाथ धाम और लोकपाल हेमकुंड साहिब को खोलने की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम के बाद अब पांडुकेश्वर और गोविंद घाट के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। बता दें कि कोर्ट ने 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते चारधाम यात्रा बंद है, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सरकार से किसी भी तरह का राहत पैकेज नहीं चाहिए, बल्कि सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करते। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को अंदर ही नहीं आने दिया गया। बता दें कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से केवल कुछ ही लोगों को वैक्सीन सेंटर के अंदर आने दिया गया है और फिर गेट को बंद करके बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ही खड़ा कर दिया गया, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर बीते 4 दिनों से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन आने के बाद लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आईं और आपको बता दें कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए हैं। बाजपुर द्वारा धर्मशाला में वैक्सीनेशन कार्य हो रहा है। आज हमारे पास 230 वैक्सीन है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा आई हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से थोड़ी अव्यवस्था थी। लेकिन हम पुलिस फोर्स हमारे पास है, तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। 230 वैक्सीन आई है हमारे पास, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम 230 लोगों को तो टीकाकरण करेंगे ही। उसके लिए पुलिस फोर्स है हमारे पास। लोग आसपास के लोगों को पता चल रहा है राम भवन में टीकाकरण हो रहा है, तो बहुत भारी जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। बाजपुर में कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की और खाद के सैंपल लिए। इस दौरान दुकान में दवाओं के स्टॉक की जानकारी भी दुकानदारों से ली गई। बता दें कि कृषि विभाग के मुख्य कृषि पदाधिकारी अभय सक्सेना के निर्देश पर बाजपुर में एडीओ रितेश कुमार ने राजस्व विभाग के कानून को धन सिंह के साथ खाद की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी करते हुए यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश और ड्राई अमोनिया फास्फेट के सैंपल लिए। एडीओ रितेश कुमार ने बताया कि छापेमारी का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर खाद उपलब्ध करवाना है। खाद की दुकानों से किसानों को खेती करने के लिए बेहतर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड वगैरह की दुकान है, मैसेज किसान फर्टिलाइजर एजेंसी। यहाँ पर हम लोग ये दवाइयाँ जो कृषि के क्षेत्र में दवाइयाँ यूज़ होती हैं, चाहे कीटनाशी हो या फिर आपकी फफूंदनाशी हो, विभिन्न प्रकार की और भी दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ जो खेतों में डाले जाने वाले हमारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, जिसमें हमने यहाँ से फ़िलहाल MOP का सैंपल लिया है और एक इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड का सैंपल लिया गया है। और ये इसलिए किया जाता है समय समय पर, जिससे कि यहाँ पे जो क्षेत्र के किसान हैं उन्हें सही गुणवत्ता का, सही कीटनाशी और सही खाद का, उर्वरक का प्रयोग कर सकें। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया, जिसके तहत छात्रों के विकास के लिए गुणवत्ता योग्यता वृद्धि पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के रंजीत बरसेकार जुड़े। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे छात्रों को अपना व्यक्तित्व और काम की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंसान नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने काम करता है, वो सफलता जरूर हासिल करता है और सफलता की ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचता है। तो हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्रों के विकास को लेकर के चर्चा की गई है। NAP देहरादून जो फार्मा से और औषधियों से संबंधित जो एक संस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उसके साथ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक MOU साइन हुआ है, जिसमें दोनों संस्थाएं औषधि पादप और जड़ी बूटियों से संबंधित शोध करेंगे और दोनों संस्थाओं के अधिकारी तथा रिसर्च स्कॉलर्स एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और एक नई दिशा में, एक नई रिसर्च की दिशा में हम लोग एक नए कीर्तिमान स्थापित करें। क्योंकि ये उत्तराखंड जो राज्य है, इसमें औषधियों का, पादपों का, जड़ी बूटियों का एक प्राबल्य है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय चूंकि एक बहुत पुरानी संस्था है। भारत चीन सीमा पर झेलम गांव में 3 दिवसीय सीता माता मेला धूमधाम से मनाया गया। झेलम गांव में इस मेले का आयोजन 14 साल बाद हो रहा है। इस मेले को देखकर गांव के देश विदेश में रहने वाले लोगों में गांव आकर इस मेले में शिरकत की और बड़ी शिद्दत से इस मेले को मनाया। आप देख सकते हैं कि भूटिया जनजाति की महिलाएं किस तरह से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य करते हुए नजर आई। ये मेला माता सीता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। 3 दिन तक विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन भजन कीर्तन और पारंपरिक नृत्य किया गया। तो आपको बता दें कि कहते हैं कि मान्यताएं हैं कि इस मेले का आयोजन होने के बाद मां सीता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही वजह है कि इस मेले में शिरकत करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे। धूमधाम के साथ मेले का आयोजन किया गया और जो पारंपरिक नृत्य है उसने सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि जो भूटिया जनजाति की महिलाएं हैं वो यहाँ पर पारंपरिक नृत्य करती हुई नजर आई हैं। उत्तराखंड की बेटी सविता कंसवाल ने उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है। पर्वतारोही सविता कंसवाल ने इस साल देश की 3 पहाड़ों की चोटियों पर अपना परचम लहराया। सविता कंसवाल उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के एक छोटे से गांव लोथरू की रहने वाली हैं। उन्होंने सबसे पहले 13 अप्रैल 2021 को नेपाल के माउंट लबूचे की चोटी फतेह की, जिसकी ऊंचाई 6019 मीटर है। जिसके बाद उन्होंने 24 मई को नेपाल की दूसरी चोटी को फतेह किया, जिसकी ऊंचाई 516 मीटर है। पर्वतारोही ने हिमाचल के लाहौल स्पीति की चंद्रभाग 14 भी फतेह की। तो कुल मिलाकर इस साल में 3 चोटियों को फतेह किया है, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। साफ तौर पर उत्तराखंड का जो नाम है पर्वतारोहण के क्षेत्र में, लगातार आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तराखंड ने देश को बड़े बड़े पर्वतारोही दिए हैं और अब जो सविता कंसवाल है उन्होंने भी एक साल में 3 चोटियां फतेह कर अपने झंडे गाड़े हैं और यूं कह सकते हैं कि इन चोटियों पर अपना परचम लहराया है। मेरा नाम सविता कंसवाल है और मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने चंद्रभागा 14 क्लाइम किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में है, जिसकी हाइट 6078 मीटर है। और हमने ये पीक 26 जुलाई मॉर्निंग 11 बजे सबमिट किया और ये मिक्स टीम थी, गुजरात और महाराष्ट्र की मिक्स टीम थी। मैं इसमें एज अ लीडर गई थी।
एक्चुअली हमने चंद्रभागा 13 और 14 दोनों क्लाइम करनी थी, बट वेदर खराब होने के कारण और चंद्रभागा 14 भी हमारा सेकंड अटेम्प्ट में सबमिट हुआ, तो हमारी टीम भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम चंद्रभागा 14 क्लाइम करके फिर हम डाउन हो गए। लेकिन आने वाले वक्त में कभी भी मुझे अगर चंद्रभागा 13 के लिए क्लाइम करने के लिए मौका मिलेगा तो मैं जरूर पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं चंद्रभागा 13 भी क्लाइम करूं। मेरा नाम सविता गंजवाल है। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।